तारीख थी 14 फरवरी 1981। बहमई गांव में पुलिस जैसी वर्दी में डाकुओं की भारी भरकम फौज के साथ एक लड़की की एंट्री होती है और बंदूक की नोक पर गांव वालों से थोड़ी देर पूछताछ चलती है। इसके बाद लाइन में खड़ा करके एक के बाद एक 22 लोगों को गोली मार दी जाती है। यह महिला डाकू पुलिस और प्रशासन के लिए सरदर्द बन चुकी थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस इसके लिए आपस में लड़ जाया करते थे। बाद में एक आईपीएस को इसे सरेंडर करवाने का टास्क मिलता है और वो अपने बच्चे और बीबी के साथ इस खूंखार महिला डाकू से मिलता है। जमानत के तौर पर अपने बेटे को रख लेने की बात करता है और तब जाकर ये सरेंडर के लिए राजी होती है। दरअसल 12 साल की उम्र में 42 साल के आदमी से इसकी शादी कर दी जाती है और इस छोटी सी उम्र में जब बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता है, ऐसे में उसके पति द्वारा फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसे टॉर्चर किया जाता है। बाद में जब वो लड़की भागकर किसी उम्मीद से अपने मायके पहुंचती है तो बाप को बोझ लगने लगती है और एक झूठी रिपोर्ट दर्ज करके उसको लॉकअप में बंद करवा दिया जाता है और इसके बाद पुलिस वाले 3 दिन तक लॉकअप में उसका शोषण करते हैं। इस तरह की तमाम घटनाओं के बाद एक दिन वो लड़की चंबल की सबसे कुख्यात डाकू बन जाती है, जिसे पकड़ना पुलिस और प्रशासन के लिए भी बहुत मुश्किल था। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन थी फूलन देवी जो चंबल के बीहड़ों से निकलकर देश की संसद तक पहुंचती है। उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट के गांव घूरा का पूर्वा में 10 अगस्त 1963 को फूलन का जन्म होता है। फूलन मल्लाह कास्ट के गरीब घर से बिलोंग करती थी और बचपन से ही पारिवारिक तनाव और झगड़ा वगैरह देखा करती थी। एक बार उसके चाचा और उसके पिता के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। उसके चाचा उसके पिता की जमीन हथियाना चाहते थे, तो इस बीच विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। फूलन अपने पिताजी को सपोर्ट करते करते इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि वो अपने चाचा के लड़के पर ईंट से अटैक कर देती है। फूलन के इसी एग्रेशन के चलते पिता ने उसकी कम उम्र में ही, मतलब 12 साल में ही शादी करवा दी, और वो भी उम्र में 30 साल बड़े एक अधेड़ आदमी से। शादी के बाद 12 साल की नन्ही फूलन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने को लेकर उसका 42 वर्षीय पति जबरदस्ती मारपीट करता था। इन सब से तंग आकर फूलन मायके भाग जाती थी। फिर उसके घर वाले उसे ससुराल छोड़ आते। दरअसल उसके घर वाले उसकी परेशानी नहीं समझ पा रहे थे। एक दिन फूलन के पिता ने किसी बात पर उसे पीटा और बाद में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी कि फूलन उसके साथ मारपीट करती है और इसने एक सोने की अंगूठी भी चुराई है। अब बाप की कंप्लेन पर पुलिस ने फूलन को अरेस्ट करके लॉकअप में डाल दिया। 3 दिन तक लॉकअप में बंद फूलन के साथ थाने के स्टाफ ने जमकर शोषण किया। बाद में जब फूलन जेल से वापस अपने घर पहुंची तो बाप ने दोबारा ससुराल भेज दिया। फूलन ससुराल पहुंची तो देखा कि पति दूसरी शादी कर चुका था। वो ऐसे में भी वहां एडजस्ट करने की सोचती है, लेकिन ससुराल वाले फिर से फूलन के साथ मारपीट करते हैं और उसे मायके भेज देते हैं। अब फूलन बड़ी परेशान हो गई कि आखिर वो करे तो क्या करे। ससुराल से भगा दिया है, घर वापस जाए तो घर वाले ससुराल जाने को कहते हैं, और पुलिस लॉकअप में भी 3 दिनों तक उसके साथ शारीरिक शोषण किया जा चुका था। ये सारी चीजें, सारे टॉर्चर्स उस नन्ही सी फूलन के जेल में घूमते रहते हैं। अब फूलन की हिम्मत जवाब दे रही थी और वो तय करती है कि अब वो ज्यादा दिनों तक जुल्म नहीं सहेगी, बल्कि लड़ेगी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। धीरे धीरे फूलन जो है चंबल के डकैतों के कांटेक्ट में आती है और एक दिन गुज्जर और मल्लाह की गिरोह के हाथ लग गई, जो कि उन दिनों चंबल में एक कुख्यात गैंग हुआ करती थी। गैंग में फूलन की एंट्री के बाद बाबू गुज्जर और विक्रम मल्लाह में झगड़ा हो जाता है। अब विक्रम मल्लाह भी फूलन की ही कास्ट का था और फूलन की सारी स्टोरी से वाकिफ था, और फूलन के लिए उसके दिल में दया वाला भाव, या फिर कह सकते हैं कि कुछ विशेष अट्रैक्शन था। एक रात बाबू गुज्जर फूलन के साथ जबरदस्ती करने लगा तो विक्रम मल्लाह बीच में आ जाता है। विक्रम मल्लाह पहले तो बाबू गुज्जर से रिक्वेस्ट करता है, बाद में फिर सख्ताई से पेश आता है, और फिर दोनों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, और फिर बाबू गुज्जर इस लड़ाई में मारा जाता है। गुज्जर के मरने के बाद विक्रम मल्लाह गैंग का लीडर बन जाता है। विक्रम मल्लाह पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन फूलन के साथ अब उसकी नजदीकियां ज्यादा ही बढ़ने लगी। यहां तक कि फूलन को राइफल चलाना भी विक्रम ने ही सिखाया था। एक तरह से विक्रम ही फूलन को डाकू बनने की फुल ट्रेनिंग देता है। यह गैंग लूटपाट और किडनैपिंग जैसे छोटे मोटे कामों से पैसे वसूलती थी। फिर एक दिन फूलन विक्रम मल्लाह और अपनी गैंग के साथ अपने ससुराल जाकर बदला लेने की सोचती है, जहां पर कि उसका शोषण किया गया था। फूलन ससुराल पहुंचकर अपने पति को घर से घसीटते हुए निकालती है और चौराहे पर लाकर पीटना शुरू कर देती। पीटते पीटते वो उसे अधमरा बना देती है। इसके बाद गांव में ऐलान भी करती है
कि आज के बाद अगर कोई भी अधेड़ या उम्रदराज आदमी किसी मासूम बच्ची से शादी करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस बाबू गुज्जर को विक्रम मल्लाह ने मारा था, उसकी गैंग के 2 लोग यानी श्रीराम और लालाराम को पुलिस पकड़ चुकी थी। बाद में जब ये दोनों जेल से छूटते हैं तो इन्हें पता चलता है कि फूलन के चक्कर में विक्रम मल्लाह ने उनके गैंग लीडर बाबू गुज्जर को मार डाला है। बाबू गुज्जर वाली जिस गैंग को विक्रम लीड कर रहा था उसमें वैसे तो सभी कास्ट के लोग थे, लेकिन मेजोरिटी राजपूतों की थी। अब जेल से छूटे श्रीराम और लालाराम कास्ट के बेस पर गैंग में दरार डालने का काम करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। बाद में राजपूत कास्ट के सारे लोग अपनी एक अलग गैंग बना लेते हैं और बचे हुए विक्रम मल्लाह की गैंग को सपोर्ट करते हैं। दोनों गैंग के बीच जबरदस्त वॉर शुरू हो जाती है और अंजाम यह होता है कि अब विक्रम मल्लाह भी मारा जाता है। जेल काटकर आए श्रीराम और लालाराम फूलन को उठा लेते हैं और बहमई गांव ले जाते हैं। वहां इन लोगों ने फूलन को एक सेपरेट रूम में बंद कर दिया और कई दिनों तक बारी बारी से दर्जनों लोग फूलन का रेप करते रहे। ये लोग फूलन को गांव में नंगा घुमाते हैं और उसे कई दिनों तक भूखा रखते हैं। बाद में बहमई में रहने वाले एक मल्लाह आदमी को फूलन की खबर मिल जाती है, तो इस पूरी घटना की खबर मल्लाह गैंग के एक आदमी मानसिंह तक पहुंचा देता है। मानसिंह फूलन को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ छिपकर बहमनी पहुंच जाता है। मानसिंह श्रीराम और लालाराम के ठीक बगल वाले रूम तक पहुंच जाता है और जैसे ही श्रीराम और लालाराम बीहड़ की अपनी गैंग के लिए निकलते हैं तो मानसिंह फूलन वाले कमरे तक पहुंचकर उसे वहां से निकालकर एक सुरक्षित जगह ले जाता है। मानसिंह फूलन को बताता है कि अब विक्रम मल्लाह की गैंग तो खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में फूलन काफी परेशान हो जाती है, लेकिन अब फूलन को अपने साथ हुए रेप और अत्याचार का बदला जरूर लेना था। तो ऐसे में वो थोड़े टाइम के लिए एक नामी डकैत बाबा मुस्तकीम की गैंग ज्वाइन कर लेती है और बाद में मानसिंह की मदद से फूलन अपनी खुद की एक नई और बड़ी सी गैंग बना लेती है। मतलब अगले 6-7 महीने के अंदर ही फूलन और मानसिंह ने एक जबरदस्त गैंग तैयार कर दी थी। शुरू में गैंग छोटी मोटी डकैती पे ही फोकस किया करती थी, लेकिन बाद में फूलन के एग्रेसिव नेचर की वजह से गैंग खूंखार बनती गई। दरअसल फूलन के टारगेट पर ज्यादातर ऊंची कास्ट के लोग ही हुआ करते थे। अब ये गैंग इतनी ताकतवर बन चुकी थी कि फूलन अपने गैंगरेप का बदला लेने की प्लानिंग करने लगी। फरवरी 1981 को बहमनी गांव में एक शादी का प्रोग्राम चल रहा होता है। इसमें श्रीराम और लालाराम भी अपनी गैंग के साथ शादी अटेंड करने आए होते हैं। ये वही श्रीराम और लालाराम होते हैं जिन्होंने फूलन के साथ मारपीट की थी और दर्जनों लोगों के साथ मिलकर रेप किया था। फूलन और उसकी गैंग पुलिस की वर्दी में पूरी प्लानिंग के साथ इस गांव पे धावा बोल देते हैं। इससे इतनी अफरा तफरी मच जाती है कि लोग डरकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। फिर फूलन अनाउंसमेंट करवाती है कि लालाराम और श्रीराम को उसके हवाले कर दिया जाए। काफी देर तक जब इस अनाउंसमेंट का कोई असर नहीं होता है तो ऐसे में फूलन जो है अपनी गैंग को ऑर्डर देती है कि औरतों और बच्चों को छोड़कर सभी मर्दों को खींच के बाहर लाओ। एक्चुअली फूलन की यह गैंग 3 टुकड़ियों में बढ़ जाती है। पहली टुकड़ी गांव को चारों तरफ से घेरकर पहरेदारी करती है, दूसरी टुकड़ी मर्दों को घरों से घसीटकर बाहर निकालती है और तीसरी टुकड़ी चोरी डकैती जैसे काम करती है। अब जब सारे मर्द बाहर लाए गए तो फूलन ने उन लोगों से श्रीराम और लालाराम के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। किसी ने कुछ नहीं बताया, यहां तक कि सभी कसम खा डालते हैं कि वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन फूलन भरोसा नहीं करती। ऐसा लग रहा था कि शायद वो दोनों बहमनी से फरार हो चुके थे, लेकिन फूलन अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेना चाहती थी और गुस्से में वो एक भयानक डिसीजन ले लेती है। फूलन बाहर लाए गए इन 22 मर्दों को गोलियों से भूनने का हुक्म दे डालती है और देखते ही देखते ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। ये 22 लोग मौके पर ही मारे जाते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं वीपी सिंह। मीडिया से चारों तरफ इस खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भयंकर हो हल्ला होने लगता है। इस कांड की वजह से सीएम वीपी सिंह की काफी किरकिरी हो रही होती है, तो बाद में वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर इस्तीफा ही दे डालते हैं। इस बहमनी कांड के बाद फूलन देवी पूरे देश में जानी जाने लगी। सरकार ने फूलन को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम तक रख दिया था। मीडिया में फूलन की खबरें इतनी तेजी से फैल रही थी कि उसे बैंडिट क्वीन तक कहा जाने लगा। इस कांड के बाद फूलन की गैंग और ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है। लेकिन बहमनी हत्याकांड के बाद राजपूत समाज में फूलन के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। देश की पीएम इंदिरा गांधी भी टेंशन में थी कि कहीं कास्ट के बेसिस पर वायलेशन ना बढ़ जाए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर के लिए और ज्यादा चुनौती ना खड़ी हो जाए।
पीएम इंदिरा गांधी के इंटरवेंशन के बाद यूपी और एमपी के पुलिस प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन होने लगता है, क्योंकि फूलन गैंग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच ही घुमा करती थी। अब हर हाल में फूलन से सरेंडर करवाने के लिए प्लानिंग होने लगी। दोनों स्टेट्स की पुलिस फूलन को सर्च करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि फूलन गैंग के लोग भी खाकी वर्दी पहना करते थे और वर्दीधारी होने के कारण उनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाती थी। अक्सर बीहड़ में कॉम्बिंग के दौरान खुद पुलिस वाले भी कई बार वर्दीधारी डकैतों को देखकर धोखा खा जाते थे। इसका फायदा उठाकर डकैत कई बार पुलिस वालों पर ही अटैक कर देते थे। मध्य प्रदेश सरकार के उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी फूलन को सरेंडर करवाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे होते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को यह बड़ा टास्क दिया जाता है। वो अपने कुछ सूत्रों के जरिए फूलन से कांटेक्ट कर लेते हैं। सर्दियों की रात में एक दिन एसपी अपनी बाइक से चंबल के उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर फूलन डेरा डाली हुई थी। दरअसल फूलन गैंग की एक डाकू की मदद से एसपी चतुर्वेदी वहां तक पहुंचते हैं। एसपी पहले फूलन के राइट हैंड मान सिंह से मिलाए जाते हैं, फिर मान सिंह से काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फूलन से मिलवा दे। बाद में मान सिंह एसपी को फूलन से मिलवा ही देता है। एसपी फूलन को समझाते हैं कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन फूलन मानने को तैयार नहीं होती, बल्कि शुरुआत में सरेंडर वाली बात सुन के वो एग्रेसिव हो जाती है। लेकिन बाद में एसपी समझाते हैं कि सीएम साहब ने हमें टास्क दिया है और हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाद में जब फूलन पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती है तो वो सरेंडर के लिए मान जाती है, लेकिन कुछ शर्तें भी रख देती है, जैसे कि वो सरेंडर सिर्फ मध्य प्रदेश में ही करेगी और उसको जो है ए ग्रेड जेल में रखा जाएगा, उसके भाई को एक गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, उसके परिवार को जो है उसकी जमीन वापस करवाई जाएगी और उसे या उसकी गैंग की किसी भी मेंबर को फांसी नहीं चढ़ाई जाएगी। फूलन इन शर्तों के साथ सरेंडर को राजी तो हो जाती है, लेकिन यूपी और एमपी की पुलिस में इन शर्तों की वजह से जबरदस्त टकराव शुरू हो जाता है। एक्चुअली यूपी पुलिस चाहती थी कि फूलन का सरेंडर यूपी में ही हो, क्योंकि चर्चित बहमनी कांड यहीं पे हुआ था, लेकिन फूलन और खुद एमपी पुलिस ये चाहती थी कि सरेंडर एमपी में हो। यूपी पुलिस और एमपी पुलिस के इस टकराव में बात बिगड़ जाती है और फूलन गैंग भी फरार होकर एक सेफ जोन ढूंढ लेती है। लेकिन एसपी चतुर्वेदी पर फूलन के सरेंडर को लेकर ऊपर से इतना प्रेशर आता है कि वो एक बार और जोखिम ले लेते हैं, और जोखिम भी ऐसा था कि हर कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। दरअसल एसपी अपनी बीवी और अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर चंबल के बीहड़ में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां फूलन डेरा डाले हुई थी। एसपी चतुर्वेदी फूलन के पास पहुंचकर एक बार फिर सरेंडर की बात करते हैं और अपना बच्चा फूलन की गोद में रखते हुए कहते हैं कि अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो जमानत के तौर पर मेरा बच्चा रख सकती हो। एसपी का यह डिसीजन देखकर फूलन भी सोचने पे मजबूर हो जाती है और फिर एक बार सरेंडर के लिए तैयार हो जाती है। फरवरी 1983 को लगभग 80,000 लोगों की भीड़ के बीच सीएम अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी सरेंडर कर देती है। फूलन अपनी बेल्ट और राइफल उतारकर सीएम अर्जुन सिंह के पैरों के पास रख देती है। इसके बाद वहां से वो सीधे जेल चली जाती है। फूलन पे 22 लोगों की हत्या, 30 डकैती, 18 अपहरण जैसे आरोप थे और तकरीबन 11 सालों तक वो जेल में ही रहती। 1993 में यूपी में मुलायम सिंह की सरकार बनती है और इसके ठीक अगले साल यानी 94 में समाजवादी सरकार फूलन पे दर्ज सारे मुकदमे वापस ले लेती है। इसके बाद फूलन की जेल से रिहाई हो जाती है। 1995 में फूलन बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेती है और उमेश सिंह नाम के एक आदमी से शादी कर लेती है। 1996 में समाजवादी पार्टी फूलन को मिर्जापुर सीट से लोकसभा का टिकट देती है और वो सांसद बनकर संसद तक पहुंच जाती है। 1998 में वो एक बार इलेक्शन दोबारा लड़ती है, लेकिन हार जाती है। 99 में फूलन दोबारा जीतकर संसद पहुंच जाती है, लेकिन 2001 में संसद का सेशन खत्म होने के बाद फूलन रोज की तरह अपनी गाड़ी से जा रही होती है, तभी उनके घर के पास पहले से घात लगाकर बैठे हुए कुछ लोगों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और फूलन की मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि पंकज उर्फ शेर सिंह नाम के एक शख्स ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था और ऐसा उसने बहमई कांड में मारे गए 22 लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। दूसरी तरफ पुलिस भी इतने समय में डकैतों के तौर तरीके और बोली भाषा समझ चुकी थी। यही वजह है कि 2003 से 2006 के बीच चंबल में तकरीबन 55 डकैत मारे जाते हैं और देखते ही देखते चंबल डकैतों से आजाद हो जाता है। देखा जाए तो फूलन की लाइफ शुरू से ही काफी टॉर्चर से भरी हुई थी, जिसके चलते वो एक गलत रास्ता पकड़ लेती है
और अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए हथियार उठा लेती है। लेकिन जिस रास्ते को फूलन ने बदला लेने के लिए चुना था, वही रास्ता और वैसी बदले की आग फूलन की लाइफ को खत्म कर देती है। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।